हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी तुम सा कोई नहीं का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 30 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। देखो बेटा, तुम दोनों की शादी का जिम्मेदार मैं हूँ। यह मेरा निर्णय था, तो अर्नब से नाराज़ मत रहो, उसे दोष मत दो। अदिति दादू की बातें समझ नहीं पाई। वह असमंजस से देखने लगी। बेटा, तुम्हारे मन में अनेकों सवाल होंगे ना इस परिवार और अर्नब को लेकर। चलो, आज मैं तुम्हें सारी सच्चाई से अवगत करा देता हूँ। इस परिवार में रहते हुए तुम्हें भी 2 महीने से ऊपर हो गए और मुझे लग नहीं रहा है कि अर्नब ने कभी तुम्हें बताया होगा या तुमने ही पूछा होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है दादू। हम दोनों सारी बातें अच्छे से डिस्कस करते हैं, एक दूसरे को शेयर करते हैं और कोई सवाल नहीं है मेरे मन में। झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है बेटा। अदिति अब चुप हो गई और दादू की तरफ एकटक देखने लगी। तो दादू ने कहा, इस तरह चुपचाप अपनी जिम्मेदारियां निभाने से गृहस्थी की गाड़ी नहीं चलती है। हाँ, घसीट कर इसी तरह कुछ दूर तक तो हम निकल सकते हैं, लेकिन सुचारू रूप से चला नहीं सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आज मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता कर रहूँगा। अब अदिति ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, जी दादू। बेटा, सबसे पहले तो मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तुम मुझे माफ़ कर दो। अदिति ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं दादू, यह आप क्या कर रहे हैं? माफ़ी? मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? मैं जब से इस घर में आई हूँ तब से आपने मुझे सिर्फ दादा का नहीं बल्कि माँ बाप, एक जिम्मेदार गार्जियन सबका प्यार दिया है, जिसके लिए मैं बरसों से तरस रही थी। हाँ बेटा, पर मैंने तुमसे एक बार भी नहीं पूछा। तुम मुझे एक जिम्मेदार गार्जियन कह रही हो, पर इस गार्जियन ने तुम्हारी पसंद नापसंद पूछना तो दूर, यह तक नहीं जानना चाहा कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और अर्नब को कैसे जानती हो। मेरा पोता और यह परिवार तुम्हें पसंद है या नहीं, और इस सब के पीछे बस एक ही कारण था, मेरा लालच। अदिति ने उनकी तरफ आश्चर्य से देखा। लालच? कैसी लालच दादू? तुम्हें अपनी बहू के रूप में पाने की लालच। जब अर्नब तुम्हें पहली बार यहाँ लेकर आया और जब मैं तुमसे मिला, तुमसे बातें की, तब मुझे एहसास हुआ कि आज मेरी तलाश पूरी हो गई। तुम्हें वह सारे गुण दिखे जो मैं अपने पोता बहू में देखना चाहता था, और ऐसा विश्वास हो गया कि तुम अगर इस घर में आ गई तो मेरे पहले वाले अर्नब को, मेरे पोते को लौटा सकती हो। और तब मैं अर्नब से जिद कर बैठा तुमसे शादी करने के लिए, तुम्हें इस घर की बहू बनाकर लाने के लिए। मेरी जिद देखकर ही अर्नब तुम्हें झूठे रिश्ते में बांधकर इस घर में ले आया, और जब हमें यह बात पता चली तब एक बार फिर मेरी जिद के आगे अर्नब झुक गया, मेरी बातें मान ली और पूरे रीति रिवाज के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गया। मैं जानता हूँ तुम दोनों अब तक एक नहीं हुए हो, तुम दोनों का पथ एक नहीं है, अलग अलग पथ के राही हो। भले ही साथ दिखते हो पर अलग हो दोनों। अपना गृहस्थ जीवन शुरू नहीं किए हो अब तक, बस अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हो। दादू, आप क्या कहना चाहते हैं? साफ साफ बताइए। बेटा, मेरे पोते को अपना लो, मेरे महल जैसे इस सोने घर को फिर से बसा दो। वह जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया की नज़रों में वह बहुत सफल बिजनेसमैन, एक मजबूत और निडर है, खुशमिजाज व्यक्तित्व है, पर वास्तव में वह टूटा हुआ है, बहुत दुखी है, जीवन में अकेलापन है, खालीपन ने घेर लिया है उसे। उसका दिल बहुत कोमल है, बहुत इमोशनल है। वह इतना कुछ खोया है कि डरपोक हो गया है अब। अगर कोई चीज़ उसे अच्छा भी लगता है तो जल्दी अपने पास नहीं रखता है। उसे डर है कि मेरे पास रहने से चीज़ें खो जाएगी,
टूट जाएगी। अगर वह तुम्हें पसंद भी करता होगा तो तुम्हें इस बात का एहसास नहीं होने देगा, ना ही खुद एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि उसके मन में यह बैठ गया है कि जो उसके करीब आता है वह उससे दूर चला जाता है। इसलिए यह डर उसके मन में है। और यह डर उसके मन में क्यों है दादू? किस कारण से? बहुत सारे कारण हैं। पहले तो मेरे बेटे बहू यानी कि उसके माँ बाप की मौत। मेरी बहू की कोख जब काफ़ी सालों तक सूनी रह गई, तब कितने ही डॉक्टरों का सहारा लेने और अनेकों मनौतियों के बाद इसका जन्म हुआ। इस महल में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। मेरी पत्नी तो महीनों तक कितने ही दान पुण्य के साथ सोहर गाने वाली को बुलाती रही, खुशियाँ मनाती रही। और यह करीब जब 5 साल का हुआ तब हम सब परिवार भगवान के दर्शन करने जा रहे थे और तभी सड़क दुर्घटना में मेरा बेटा, बहू और मेरी पत्नी तीनों खत्म हो गए। बस मैं और मेरा पोता बच गए। वह 5 साल का था, काफ़ी कुछ समझ रहा था। सब कुछ उसके आँखों के सामने हुआ तो एक डर और माँ बाप के खोने की तकलीफ़ उसके मन में बैठ गया। वह उदास रहने लगा। महीनों तक तो मैं भी इस दुख से उबर नहीं पाया। जी में आ रहा था कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं चला जाऊं, लेकिन पोते का मुंह देखकर मैंने फिर से होश किया और इसे पालना शुरू किया। था तो मैं एक मर्द, तो माँ जैसा दिल कहाँ से लाता। मैं कितना भी कोशिश करता, लेकिन माँ के प्यार की कमी को पूरा नहीं कर सकता था। फिर भी जो बन पड़ा, जैसे भी हुआ, इसे हर तरह से संभाला। सबका लाड़ दुलार देने की कोशिश की और अपना बिजनेस भी संभाला। मेरी कोशिश रंग लाने लगी। धीरे धीरे वो इस दुख से उबरने लगा और अब वह खुश रहने लगा। धीरे धीरे वो स्कूल भी जाने लगा था, लेकिन अकेला पला बढ़ा था तो ज़रा ज़िद्दी हो गया था। जो जी में आता वही करता था और मैं भी ज़्यादा रोक टोक नहीं कर सका कि वह जैसे खुश रहने दिया। और स्कूल पास कर जब वह कॉलेज में गया तो अपने क्लासमेट दिया, जो कि डॉक्टर खन्ना की बेटी थी, उसे बहुत पसंद करने लगा। वह भी इसे पसंद करने लगी और कॉलेज ख़त्म होते होते दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करने लगे थे। दोनों परिवार बसाना चाहते थे। इस बात से ना तो मुझे कोई आपत्ति थी ना खन्ना को, पर हमेशा से अपने मन की करने वाला और स्वच्छंद रहने वाला अर्नब शादी से पहले ही दोनों एक साथ रहने लगे और दिया शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई। अर्नब ने कहा बच्चे के जन्म के बाद शादी करेंगे, लेकिन दिया नहीं तैयार हुई। वह शादी के लिए जिद करने लगी। फिर जल्दबाजी में शादी की मुहूर्त निकली और तैयारी शुरू हो गई। मुश्किल से 15 दिन रह गए थे शादी में। सारी तैयारी लगभग हो चुकी थी, लेकिन दिया को अचानक कुछ शॉपिंग करनी थी, तो अर्नब उसे लेकर जा रहा था। तभी अचानक सड़क के किनारे उसे कुछ खाने को दिखा और उसका जी मचल गया खाने के लिए। अर्नब मना कर रहा था कि रोड का मत खाओ, तुम्हारे सेहत के लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन वह बहुत जिद करने लगी। तब अर्नब कार को साइड में लगाने लगा। अचानक तभी पीछे से एक ट्रक ने ठोकर मार दिया। दोनों को बुरी तरह चोटें आई, पर अर्नब जहाँ बच गया वहीं बहू की 2 दिन बाद सांसें टूट गई। तभी से डॉक्टर खन्ना के साथ हमारा संबंध खराब हो गया। वह सच्चाई जानते हुए भी मन में एक वहम पाल लिया कि अर्नब ने जानबूझकर उसकी बेटी की जान ले ली। इधर लंबे इलाज के बाद अर्नब ठीक तो हो गया, लेकिन वह डिप्रेशन में चला गया। महीनों तक पागल जैसे करने लगा। बिजनेस से उसका पूरा ध्यान हट गया, जिससे बहुत नुकसान हुआ। बिजनेस लगभग ख़त्म होने को आ गया। जब उसकी कंडीशन दिन पर दिन ख़राब होने लगी, तब मैंने सारी प्रॉपर्टी उसके नाम से अपने नाम पर करवा लिया और मैं एक बार फिर संभालने लगा, और साथ में पोते को भी। और
इस बार भी मेरी मेहनत रंग लाई। कुछ ही महीनों में मैं अपना बिजनेस फिर से ट्रैक पर ले आया। अर्नब में भी सुधार हुआ। वह सामान्य रहने लगा, बिजनेस पर ध्यान देने लगा, खुश भी रहने लगा, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए, मेरे लिए, दुनिया वालों के लिए। वास्तव में वह बहुत अकेला है, टूट चुका है, बिखर गया है, बहुत दुखी है। बेटा, उसने अब तक जो खोया सो खोया, पर अब कुछ मत खोने देना, उसे समेट लो। अर्नब को कहीं पता चल गया तो हो सकता है वह तुम पर नाराज़ हो, तुमसे दूरियां बनाने लगे, पर तुम उसकी बातों को दिल पर मत लेना, बुरा मत मानना। मुझे विश्वास है तुम इसमें सफल रहोगी बेटा। उसे अपना लो। अगर वह इस रिश्ते से दूर भाग रहा है तो बस अपने अंदर बैठे डर की वजह से, कहीं फिर वो उसे खो ना दे, इसलिए वह तुम्हारा होकर भी तुम्हारे पास नहीं आएगा, ना तुम्हें अपनाएगा। अदिति चुपचाप उनकी सारी बातें सुन रही थी। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? शायद यही कि मैं कितना स्वार्थी हूँ, सिर्फ अपने पोते के बारे में सोच रहा हूँ। कहीं ना कहीं तुम सही भी हो, पर मुझसे और उसका अकेलापन नहीं देखा जा रहा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कोशिश करो। भले ही वह तुम्हें इनकार करे, पर तुम उसे स्वीकार कर लो। हो सकता है उसके लिए दिल में जगह बनाना मुश्किल हो, पर कोशिश करती रहो, रंग जरूर लाएगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अदिति चुपचाप सुन रही थी, पर आंखों के सामने बार बार अर्नब का हंसता हुआ चेहरा आ रहा था। एक पल को विश्वास करना मुश्किल हो गया। इतना खुश दिखने वाला इंसान के दिल में इतना दर्द है, वास्तव में इतना दुखी है, अकेलापन है। हो भी सकता है अपनों के खोने का, जाने का कितना दुख होता है, उससे बेहतर कौन जान सकता था। तुम चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो बेटा। अदिति की आंखों में आंसू भर आए थे। वह अब भी चुपचाप बैठी थी। तभी दादू बोले, तुम्हारा शक बिल्कुल सही था। कैसा शक दादू? यही कि मेरे पैर में जो चोटें आई थी वह इतना ज़्यादा गहरा नहीं था जितना मैं बता रहा था, दिखाने की कोशिश कर रहा था। मतलब दादू? मतलब ये कि मैं पिछले 2 महीनों से जानबूझकर व्हीलचेयर पर रहा, बीमार सा रहा। यह आप क्या कह रहे हैं दादू? बोलते हुए अदिति ने तुरंत उनके पैरों की तरफ देखा। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। 5 साल की उम्र से जिस पोते को अकेले पाल रहा हूँ, हर कदम पर उसे हर तरह की खुशियाँ दे, उसको इस तरह बिखरते कैसे देख सकता हूँ? मेरी आखिरी इच्छा यही थी और अब भी यही है कि ईश्वर के पास जाने से पहले उसका घर बसा हुआ देखना चाहता हूँ। मैंने उसे अपने तरीके से बहुत समझाया, बहुत मनाया, बहुत कोशिश की, पर इस बार मेरी कोशिश रंग नहीं लाई। वह धीरे धीरे बिजनेस संभालने लगा, सारे काम काज के साथ अपने जीवन में भी ढलने लगा, परंतु दोबारा किसी को अपने जीवन में लाने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब मुझे भी चिंता होने लगी थी। दिन पर दिन काम पर से ध्यान हटने लगा, जीवन से मोह छूटने लगा। जब इसका कोई आगे रखवाला ही नहीं, आगे वंश नहीं बढ़ेगा, तो क्या करेंगे संपत्ति जमा कर? अर्नब भी सब समझ रहा था मेरी हालत। वह मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था और मैं उसे। इसी बीच अचानक एक दिन मैं सीढ़ियों से गिर गया। पैर में ज़्यादा मोच आने की वजह से चलने फिरने में दिक्कत हुई तो डॉक्टर ने 15 दिन के लिए व्हील चेयर पर रहने को कहा। उसके बाद चल फिर सकता हूँ। और वाकई में मैं चलने फिरने लगा, लेकिन मेरे दिमाग की बत्ती जली और मैंने इसको अपना हथियार बना लिया। डॉक्टर से बात कर मैंने जानबूझकर महीनों तक व्हील चेयर पर रह गया, बस अपनी बात मनवाने के लिए। उस दिन तुम जब रिपोर्ट देखा और मेरा पैर भी, तो बिल्कुल सही अनुमान लगाया कि मेरा पैर ठीक है। तब मैं तुम्हें डपट कर तुम्हारा मुंह बंद करवा दिया। अपने पोते के उदास जीवन में फिर से खुशियों के रंग भरने का यही मेरी आखिरी कोशिश थी। जो देखो रंग लाई, तुम आ गई इस घर में, अर्नब के जीवन में भी, और अब तुम कोशिश करो ताकि उसके दिल में भी आ जाओ। अब की बार भी अदिति ने कुछ जवाब नहीं दिया तो दादू उठ खड़े हुए।
मुझे जो कहना था कह दिया। अब मैं तुम पर छोड़ता हूँ, तुम्हें क्या निर्णय लेना है क्या नहीं। पर यह सब अर्नब को पता मत चलने देना, बोलकर वह दादू वहाँ से अपने कमरे में चले गए। अदिति वहीं बैठी अर्नब के बारे में सोचने लगी। सच में हर इंसान को अपना दुख दर्द बड़ा लगता है, लेकिन जब हम दूसरों की तकलीफ़ सुनते हैं तब अपनी तकलीफ़ बहुत छोटी महसूस होती है। कोई नहीं, जितना दुख दर्द आपको झेलना था झेल लिया। अब मैं आपके जीवन में खुशियों के रंग घोल दूंगी। जो नकली मुस्कान लिए आप घूमते हैं उसे अपने प्रेम से असली मुस्कान में बदल दूंगी। आप मुझसे प्रेम करें न करें, पर मैं तब तक आपसे प्रेम करूंगी, कोशिश करूंगी जब तक आप मेरे बनने पर विवश ना हो जाए। अदिति के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वह उठी और एक कप चाय और बनाकर दादू के लिए ले आई और दादू के हाथ में कप थमाते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस घर को और अर्नब को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। और इस बार इंसान तो क्या, भगवान को भी सोचना पड़ेगा हमें अलग करने के लिए। तो आप ठीक रहिए दादू, स्वस्थ रहिए। दादू के चेहरे पर विश्वास भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने अदिति के सिर पर हाथ रख दिया। तू है ना बेटा, तुम्हारे रहते मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक रहूँगा। अदिति उठकर कमरे में गई और मोबाइल लेकर बाहर आई। दादू देखिए क्या है। फ़ोन, वाह वेरी गुड, चलिए सेल्फी लेते हैं हम दोनों। फिर दोनों ने तरह तरह के मुंह बनाकर अनेकों सेल्फी ली। बेटा अब बस करो ना, कितना फ़ोटो खींचोगी। दादू एक लास्ट सेल्फी लेते हैं, ऐसे पाउट बनाइए ना, अदिति ने अपना होंठ आगे करते हुए कहा। दादू इनकार करने लगे तो अदिति जिद करने लगी। तब दादू तैयार हो गए। अदिति ने सारा फ़ोटो अच्छे से देखा और अर्नब के मोबाइल पर भेज दिया। ऑफिस में अपने मीटिंग में व्यस्त अर्नब के मोबाइल पर लगातार आ रहे नोटिफिकेशन से मोबाइल वाइब्रेट हो रहा था और अब वह चिढ़ने लगा था। मन ही मन सोच रहा था, कौन इतना मैसेज कर रहा है। और जैसे ही मीटिंग ख़त्म हुआ तो सबसे पहले मोबाइल निकाल कर देखा। दादू और अदिति की एक साथ इतने तस्वीर देखकर वह बहुत खुश हो गया। पर जब उसकी नज़र दादू के पाउट वाले सेल्फी पर गई तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। यह लड़की भी न हर वक्त उल्टी सीधी हरकतें करती रहती है, पर जो भी है दादू को खुश देखकर बहुत सुकून मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। अर्नब ने कहा था कि वह देर रात तक लौटेगा, तो रात में उसने दादू के लिए खाना बनाकर उन्हें खिला दिया। फिर अर्नब के पसंद का खाना बनाकर उसका इंतज़ार करने लगे, लेकिन काफ़ी रात हो गई, अब तक वह नहीं आया। तो अदिति को नींद आने लगी और काउच पर बैठे बैठे ही झपकी लेने लगी। तभी अर्नब कमरे में दबे पाँव आया। उसे लगा काफ़ी रात हो गई है तो वह सो चुकी होगी, तो कहीं नींद न खराब हो जाए। पर उसे बैठे देखकर वह चौंक गया। वह बार बार झपकी ले रही थी। तब उसने उसके सिर के पीछे तकिया लगाकर सुलाने लगा तो अदिति चौंकते हुए उठी। आप कब आए? जस्ट आया हूँ। ठीक है, जल्दी से फ्रेश हो जाइए, खाना लगा देती हूँ। पर वर कुछ नहीं, कब से खाना बनाकर इंतज़ार कर रही हूँ, जल्दी से आइए, खा लीजिए। अर्नब खाना खाकर आ चुका था तो इनकार करने लगा। फिर याद आया कि शायद वह भी नहीं खाई होगी। तब उसने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ, आप खाना परोस कर ले आइए, और हाँ, अपने लिए भी निकाल लीजिएगा। अदिति ने हाँ में सिर हिलाते हुए तुरंत रसोई में गई और 2 थाली में खाना परोस कर ले आई। तब तक अर्नब फ्रेश होकर आ गया और दोनों एक साथ बैठकर खाने लगे। अदिति बात करना चाह रही थी, पर कहाँ से शुरू करे समझ में नहीं आ रहा था। तभी अर्नब ने कहा, आपका और दादू का फ़ोटो देखा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। पर क्या? पर ये कि दादू का फ़ोटो भेजा ठीक है, पर आपने अपना फ़ोटो मुझे क्यों भेजा? आपको नहीं भेजूँ तो किसे भेजूँ? मतलब यह कि आप मेरे पति हैं और इकलौते हैं, तो आपको ही भेजूँगी ना, या किसी और को?
किसी और को भेजना है तो आप बता दीजिए और उसका नंबर भी दे दीजिए। और हाँ, अगर आपको मेरा फ़ोटो पसंद नहीं आया तो डिलीट कर दीजिए। अर्नब उसकी बातें सुनकर चौंक गया। उसके मुंह से अपने पति शब्द सुनकर मन में आकुलता सी हो गई। अचानक इसे क्या हो गया? इतना हक क्यों जता रही है? इधर नीति दिल्ली पहुंच गई और हॉस्पिटल जाकर अपना काम भी करने लगी। परंतु भाई के साथ न रहकर उसने एक पीजी लिया और उसमें रहने लगी। एक दिन वह अस्पताल से घर आ रही थी तो रास्ते में उसकी आंखों के सामने एक बाइक सवार गिर गया, जिसे काफ़ी चोटें आई। कुछ ही देर में वहाँ भीड़ जमा हो गई, पर वह भीड़ उसकी मदद करने की बजाय वीडियो बनाने लगे। यह देखकर नीति चिढ़ गई। उसे बहुत गुस्सा आया। वह ज़ोर से चिल्ला पड़ी और भागकर उसके पास आई। उसे उठाकर बिठाया और अपने पास से रखे बोतल से पानी पिलाया। फिर अपने पास से मेडिकल किट निकाल कर उसकी प्राथमिक उपचार करने लगे। कुछ देर में जब वह थोड़ा ठीक हुआ तो उसने उसकी बाँह पकड़ उठाते हुए कहा, चलिए मैं आपको अस्पताल लेकर चलती हूँ। नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ और थैंक यू सो मच, आपने बहुत मदद की। वैसे मैं आपका नाम जान सकता हूँ? हाँ, नीति। और आपका? भीमा, भीमा शंकर। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ तब तक अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।